ये बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्न देखेंगे। इससे संबंधित प्रमेय आपको बताया जा चुका है, वीडियो भी भेजा जा चुका है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई गई थी, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। पाइथागोरस प्रमेय आपने क्या पढ़ा है? कक्षा 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी उसका वीडियो भी हम लोग आपको बना करके भेजे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे और किताब में भी उससे अभ्यास करेंगे। प्रश्न हम एक बार पढ़कर आपको सुना दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। और इस स्थिति में यदि समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में हमें यह ज्ञात करना है कि कर्ण की लंबाई क्या है। कर्ण की लंबाई भी लिखनी है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये 7 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, 24 सेंटीमीटर दूसरी भुजा दी गई है और 25 सेंटीमीटर तीसरी भुजा दी गई है। तो यहाँ पर हम यह करेंगे कि पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। जो इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, इनमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। इसके बाद शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उस स्थिति में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही उस समकोण त्रिभुज की कर्ण होगी। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो हम 25 सेंटीमीटर का वर्ग करते हैं। 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 और ये बराबर होता है 625। शेष दोनों भुजाओं का वर्ग का योगफल हम निकालते हैं। तो शेष दोनों भुजाएं हैं 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। इनको हम देखते हैं क्या आता है। तो 7 गुणे 7, 7 7 49 होता है और प्लस 24 गुणे 24, 24 में 24 का जब गुणा करेंगे तो 576 आएगा। और 576 में जब आप 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6। तो यहाँ पे यह देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात 25 का वर्ग बराबर है 7 का वर्ग प्लस 24 के वर्ग के। अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। एक लाइन आप लिख देंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। और इस स्थिति में पूछा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमने अभी आपको बताया कि ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण की लंबाई होती है। अतः कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण हो गया और यह आपने देख लिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है। अब दूसरा प्रश्न अगर हम देखते हैं, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं उसी तरह से। फिर यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं लिखी गई हैं। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं। 8 का वर्ग
क्या हो जाएगा? 8 अट्ठे 64 होता है। शेष दोनों भुजाओं का वर्ग देखिए, 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 3 त्रिक्का 9 और 6 छहा के 36 और ये बराबर हो जाएगा 36 9 45। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आ रहा है 64 और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल आ रहा है 45। तो 8 का वर्ग जो है, 8 का वर्ग बराबर नहीं है 3 के वर्ग प्लस 6 के वर्ग के, बराबर नहीं है। इस स्थिति में अतः अब आप चाहे तो यहाँ एक लाइन यह भी लिख सकते हैं कि चूंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। और जब यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो उस स्थिति में कर्ण को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और जब ये 90 अंश है ही नहीं है कोई कोण इसका, तो इसमें कर्ण को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न में यह दिया गया है कि भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दी गई हैं। इसमें आपको यह बताना है कि यह भी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, और अगर है तो कर्ण इसका क्या होगा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है बच्चों? तीसरे प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न की भुजाएं हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 का वर्ग हम करते हैं। 100 का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 और 100 गुणे 100 जब करेंगे तो ये बराबर होता है 10,000। 10,000 हो जाएगा। शेष दोनों भुजाओं का वर्ग देखिए, 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। ये 50 का वर्ग जब करेंगे 50 गुणे 50 तो 2500 आएगा और 80 गुणे 80 करेंगे तो 64 6400 आ जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 0 4 5 9 6 2 8। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 1000 है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल 8900 है। यहाँ भी बराबर नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि 100 का वर्ग बराबर नहीं है 50 का वर्ग प्लस 80 के वर्ग के, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? अभी अभी हमने आपको बताया कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तभी होता है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। और जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो कर्ण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसमें भी आप कर्ण नहीं बता सकते हैं क्योंकि यह समकोण त्रिभुज नहीं है, किसी दूसरे प्रकार का त्रिभुज है। तो जब दूसरे प्रकार का त्रिभुज हो जाता है तो उसमें कर्ण आप न तो न्यून कोण त्रिभुज में कर्ण बता सकते हैं और न अधिक कोण त्रिभुज में बता सकते हैं, समकोण त्रिभुज में ही होता है। अब अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, चौथा वाला। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, भुजाएं दी गई हैं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें भी वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे जो अभी आप देख चुके हैं। सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुणे 13 169 हो जाएगा। और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग जब हम करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 प्लस 5 गुणे 5, 12 गुणे 12 प्लस 5 गुणे 5 और ये बराबर हो जाएगा 144 प्लस 25। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 1। यहाँ भी देखिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 का वर्ग बराबर है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों क्यों है बता दिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज
है। और इस स्थिति में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 13 सेंटीमीटर। तथा त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और हमें यह निर्धारित करना है कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल देखते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। अब हम आपको दूसरा प्रश्न बताएंगे। आइए अब हम इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, यहाँ देख रहे हैं PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ये वाला कोण समकोण है। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ये वाला कोण समकोण है, कोण P समकोण है। तथा QR, ये QR पर बिंदु M, यहाँ पे M है, इस प्रकार स्थित है कि PM, ये PM जो देख रहे हैं एक QR पर लंब है, अर्थात यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, इधर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। PM लंब है QR पर। हमें सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो इस प्रश्न को हल करने के पहले एक प्रमेय हम आपको रिमाइंड कर देना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं। आपने पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज के 90 अंश वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार से बनने वाले दोनों त्रिभुज परस्पर, परस्पर मतलब त्रिभुज PMQ और त्रिभुज PRM, ये दो समकोण त्रिभुज हैं। ये दोनों समरूप होंगे और यही दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम यह प्रश्न आप लोगों को हल कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम कोणों का नामकरण कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको अगर हम कोण नंबर 1 डालते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, यहाँ पे कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। तो ऐसा हमने अपनी सुविधा के लिए किया हुआ है ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखिए हल में, ये आपको दिया गया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P, कोण यानी कोण P जिसमें कोण P बराबर 90 अंश और तथा PM लंब है QR पर। ये बातें दी गई हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये आपको सिद्ध करना है। आइए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में हम लेते हैं त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PMR में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण नंबर 1, चूंकि एक कोण तो 90 अंश का हो गया, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 इन दोनों का योगफल भी कितना होगा? 90 अंश होगा, क्योंकि 90 तो निकल ही गया। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर
90 अंश। ये है समीकरण नंबर 1। तथा फिर हम क्या करते हैं कि आपने देखा कि त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज पी एम आर में हमने लिया था। अब इसके बाद त्रिभुज पी एम आर में देखिए, त्रिभुज पी एम आर में यह कोण 90 अंश का है, तो 1 + 3 भी कै अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तथा कोण 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर कितना होगा? 90 अंश होगा। ये हुआ समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये राइट हैंड साइड इनका बराबर है दोनों समीकरणों का। और आप जानते हैं कि यदि किन्हीं दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो उनका दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3। तो ये 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या आपका आ गया? कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3। कोण 2 कोण 3 के बराबर हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। पुनः हम क्या करते हैं कि पुनः त्रिभुज फिर वही पी क्यू आर लेते हैं, पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी एम क्यू में, पी एम क्यू में पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी एम क्यू में। तो यहां पर देखें कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर 90 अंश। ये समीकरण 4 हुआ। और यहां आप देखेंगे त्रिभुज पी एम क्यू में अगर देखेंगे तो ये 90 अंश है, तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 का भी योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। तथा कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4 बराबर 90 अंश होगा। ये समीकरण नंबर 5 हुआ। अब फिर वही बात हम यहाँ कहेंगे कि यदि दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो उनका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होता है। तो समीकरण 4 और 5 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 4 व 5 से हम कह सकते हैं कि कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4। तो ये 2 से कोण नंबर 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब आप देख सकते हैं कि कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 के और कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 4 के। तो समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर एम पी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के। त्रिभुज आर एम पी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू की। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं समरूप, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और समानुपाती होती हैं तो हम इसको लिख सकते हैं आर एम बटे पी एम, आर एम बटे पी एम, आर एम बटे पी एम बराबर, आप चाहे इसको एम पी लिख सकते हैं या पी एम लिख सकते हैं। पी एम बटे, अब यहाँ हमने पी एम लिया था तो यहाँ ये भुजा लेंगे, एम क्यू या क्यू एम कह सकते हैं, क्यू एम लिख दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
प्रमेय आपको बताया गया है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है, अब तिर्यक गुणा कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पश्चात क्या आएगा, पीएम गुणे पीएम, पीएम गुणे पीएम बराबर आरएम इंटू क्यूएम, आरएम इंटू क्यूएम, या हम कह सकते हैं पीएम गुणे पीएम, पीएम स्क्वायर बराबर आरएम इंटू क्यूएम। यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से जो आपने अभी 2 प्रश्न देखा है, इन प्रश्नों के आधार पर अन्य प्रश्न प्रश्नावली में हैं, उनको लगाने का प्रयास करेंगे और शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।